बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ यानी हाजिर खिदमत है। और चारों तरफ क्रिकेट की धूम है। दुनिया भर में जहां जहां क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं, एक ही मौजू है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। और यकीनी तौर पर जब भी इस किस्म का कोई इवेंट दुनिया भर में शुरू होता है तो सारी चीजें मांद पड़ जाती है। बड़े से बड़ा इवेंट भी है वो इनके आगे, खास तौर पे जो क्रिकेटिंग नेशंस कहलाती हैं वहां पे किसी को कहते हैं ना कि खाने पीने का ख्याल भी नहीं रहता। वही हाल होता है हर जगह पे। और खास तौर पे जब पाकिस्तान या उस मुल्क, कोई भी मुल्क हो, जीत का तसलसल भी जारी हो जाए तो उस मुल्क के लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं। वहां पे लोगों के टेंशन खत्म हो जाते हैं। वहां पे लोगों को का खुशी का एहसास है वो बढ़ता रहता है। न जाने क्या इस खेल के अंदर में रखा है या इस खेल के अंदर क्या ऐसी खूबी है, बल्कि किसी भी खेल में होती है, लेकिन क्रिकेट तो यकीनी तौर पर हम सबके लिए एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि शौक और जज्बा इसमें काबिल दीद होता है। और हम इस तरह से इसमें सिमट जाते हैं कि इसके एक एक बॉल जो है, उसका एक एक लम्हा जो है वो हम सब के लिए यादगार और समटाइम बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है। तो पाकिस्तान की जीत का तसलसल जारी है आईसीसी टी20 में। और किस अंदाज से अब तक खेला है और आइंदा कैसे खेलना है, क्यों इतना बड़ा चेंज हमें नजर आ रहा है इस क्रिकेट के खेल के अंदर कि पाकिस्तान की टीम लग नहीं रही, और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, इसके लिए बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमने सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और यकीनी तौर पर खेलों के बारे में बड़ी बारीक बीनी के साथ निगाह रखते हैं जनाब अब्दुल समद गाबा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। समद भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। पहले तो मैं आगाज करूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान से पहले मैं चाहूंगा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को इतने पर लग गए हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम के साथ इसका टाकरे का मुकाबला हुआ, 19 ओवर तक गया और पाकिस्तान एक लम्हे में मुश्किलात का शिकार था। तो पहले तो ये बताइए कि अफगानिस्तान के क्रिकेट में, और यकीनी तौर पे जब दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर और वजीर आजम भी कह दे कि अफगानिस्तान की क्रिकेट में जो चेंज आया है ये बहुत कम टीमों में देखा गया है कि इतनी तेजी से इन्होंने ये जगह बनाई है। तो पाकिस्तान से पहले मैं चाहूंगा कि हम अफगानिस्तान की बात करें। कैसे देखते हैं अफगानिस्तान की टीम को आप? देखें, बेसिकली अल्ताफ भाई, अफगानिस्तान की क्रिकेट के अंदर चेंज अभी से नहीं है। ये पिछले 3-4 सालों के अंदर उन्होंने बहुत वर्किंग की है और उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लीग्स के अंदर भी खेलते हैं, जिस तरह मोहम्मद नबी है, राशिद खान है और 2-3 प्लेयर्स और भी हैं, जो नजीबुर रहमान है, जो इनके अनऑर्थोडॉक्स मैजिकल बॉलर जिसको हम कहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल लीग्स भी खेलते आ रहे हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनके जो मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही है क्रिकेट या खेलों के हवाले से, वो बहुत अरसे से चल रही है। लास्ट हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो एज अ कोच भी वहाँ रहे, जैसा राशिद लतीफ़ ने उनकी कोचिंग की। उसके बाद इंजमाम जैसे बिग लीजेंड जिसको हम कहते हैं, जो हमारा एक पाकिस्तान का सासा है, उन्होंने उनकी कोचिंग की। तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद आपको ये बात तो पता ही है कि अफगानी जो है वो थोड़े से एनर्जेटिक भी होते हैं और फिर उनके अंदर एक कुदरती पावर भी है, बाय बोन ताकतवर खिलाते हैं। जी 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 जी। तो इसके बाद जो इस इवेंट के अंदर जो आए हैं वो एक अलग ही क्रेज लेकर आए, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वालिफाइड थे 2 टेस्ट नेशन कंट्री के बावजूद। जिस तरह बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालिफाइंग खेला, बट ये ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो इससे इनका मोमेंटम बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन ये मैंने देखा कि एक टीम कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बड़ा एक आला पाया का, जैसे जिसे कहते हैं कि दुनिया की वो नेशंस जो कई सालों से, साल से जिसे हम कहें क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। मतलब कहीं भी लैप्स नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी आप देखेंगे जब अपर ऑर्डर जो है वो माइनस हुआ यहाँ पे, तो मिडिल ऑर्डर ने जो है वो कमाल ही कर दिया। देखें, वही बात है कि जो इनकी जो मिडिल ऑर्डर के अंदर, जिस तरह कल मोहम्मद नबी ने 35 रन किए और गुलबाज जो लास्ट उनके कैप्टन भी रहे वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने 32 रन किए हैं। तो ये एक वही बात है, मोमेंटम का गेम है। ऊपर से मोमेंटम इनका टूटा तो नीचे के प्लेयर्स ने आके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि पाकिस्तान को ये चेस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। पहले तो सरप्राइजिंगली सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दिया। हालांकि जो अभी इस वक्त जो दुबई का और शारजाह का सिलसिला चल रहा है, उसमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करना एक बड़ा कहते हैं ना कि
बहुत अजीब डिसीजन था, बट क्योंकि उनको अपनी फील्डिंग और बॉलिंग पे काफ़ी महारत है, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा अटैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग्स भी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक चांस लिया जो ऑलमोस्ट आपके सामने देखें पे ऑफ हो गया था, बट इन द एंड आसिफ अली। अच्छा, हाँ, आसिफ अली पे तो बाद में आएंगे, पहले हम बैटिंग की बात करते हैं अफगानिस्तान की। आप क्या समझते हैं कि जो आखिरी ओवर्स में इतने सारे रन्स दे दिए हमारे बॉलर्स ने, आप समझते हैं कि उनकी बैटिंग लाइन, नो डाउट उसको तो क्रेडिट जाना ही चाहिए, शायद हमारी बॉलिंग ने भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बॉलिंग की? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो हुए हुए हैं नो डाउट, क्योंकि आप देखें पिछले मैचेस के अंदर भी हमें शुरू के शाहिनशाह अफरीदी और शुरू के ओवर्स इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा बीच के अंदर हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा है, हसन अली इस तरीके से फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, हारिस रऊफ नो डाउट उन्होंने 4 आउट किए हैं, बट उस मोमेंटम के अंदर नहीं आ रहे हैं। शादाब खान शुरू के 2-3 ओवर अच्छे करते हैं, फिर आखिरी ओवर में कोलैप्स कर जाते हैं। तो देखें, ये कि टीम गेम बना हुआ है, टीम मोमेंटम बना हुआ है, हमारी बॉलिंग बहुत शॉर्ट पिच है बॉलिंग की। आपने देखें सेकंड लास्ट ओवर और 18 और 19 ओवर आप देखें 20-22 रन 20-22 रन T20 के अंदर एक बहुत बड़ा टोटल बना लेते हैं। तो वो थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉलिंग थी जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, फिर पार्टनरशिप लग चुकी थी, तो उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। अब जब 148 रन का फिगर सामने आ जाए, जो कि 125 भी एक वक्त में नजर ना आ रहा हो, तो एक पैनिक ना कहें तो कम से कम एक थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन आगाज होता है। बाबर आजम एक बार फिर आज इस मैच में भी अपना काम कर जाते हैं। देखिए, बाबर आजम का जो गेम है वो शीट एंकर रोल है, वो बेसिकली आपको 10 ओवर 12 ओवर्स तक आपको साथ लेके चलेगा। आपके सामने रिजवान है, नो डाउट बहुत अच्छा शॉट था और बहुत अच्छी फील्डिंग की वजह से उसका कैच ले लिया गया। उसके बाद आपके पास हफीज़ हैं, फ़खर जमान है, मोमेंटम एक तरफ से चलता रहा। ये सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमने रन रेट को किसी भी वक्त जो है ना डाउन साइड नहीं किया। जो हमारा एक पुराना एक असासा होता था कि एक आउट हो गया तो हमारा रन रेट जो है ना वो 6 की जगह 4 पे और 3 पे आ जाता था, तो ये बड़ा अच्छा रहा। 10 ओवर तक हम 70-80 तक पहुंच चुके थे और उसी मोमेंटम पे चलता रहा। उसके बाद जो प्रूव किया शुएब मलिक ने और आसिफ अली ने, वो तो एक आखिरी 12 गेंदों पर समझ साहब 24 रन दरकार थे, और ये आखिरी लम्हात में जब 6 विकेटें भी आपकी 5 या 6 विकेटें गिर चुकी हों तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा सा एक प्रेशर होता है कि मेरा ख्याल है कि उन 2 खिलाड़ी जो आमने सामने थे उनमें से कोई भी आगे पीछे हो जाता थोड़ा सा भी तो और मुश्किल बढ़ जाती। तो इस सिचुएशन पे क्या आना चाहिए था कि 12 गेंदों पे 24 रन? देखिए, इस सिचुएशन पे नहीं आना चाहिए था, बट बीच के अंदर उन्होंने, जिस तरह राशिद खान का सबसे अहम चीज़ ये थी कि मोहम्मद नबी ने उसको आफ्टर 10 ओवर लेकर आया, तो उनको ये पता था कि इनके जो 4 ओवर है राशिद खान के, वो एक मैच टर्निंग पॉइंट था। बट शुएब मलिक ने आके उनको बाउंड्री खेली, बट उसके अगले ही बॉल पे जो है वो हमारे कैप्टन आउट हो गए 50 रन करने के बाद। शुएब मलिक का जो कैमियो था वो एक मोमेंटम था। देखिए, वो कहते हैं लोगों ने आसिफ अली माशाल्लाह नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, बट शुएब मलिक का आप दोनों मैचेस में देख लें, जो छोटे छोटे कैमियो रन है 20-22 रन, वो ऐसे मोमेंटम को कंट्रोल करके चले गए कि वो आखिरी के बैट्समैन ने जो है ना उसको कंटिन्यू किया। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जिसको देना होता है तो इज्जत देनी होती है, वो आसिफ अली। और दोनों ही मर्तबा ऐसा हुआ कि शुएब मलिक उनके सामने थे और आसिफ अली ने वो हिटिंग की है। क्या कहेंगे आसिफ अली, जब इनका इंतखाब हुआ था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है नाजरीन, और शायद मैं भी उनमें से एक था कि जिन क्रिटिक्स ने आसिफ अली की जो है नामजदगी पर शायद क्वेश्चन मार्क तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ना खुशी का इजहार किया था, लेकिन इस शख्स ने प्रूव किया। तो क्या कहते हैं सर कि आसिफ अली की सिलेक्शन और देन फिर अब इनका ये प्रदर्शन, क्या कहेंगे? देखिए, आप डोमेस्टिक क्रिकेट, ये हमारे लिए एक अच्छा हो गया कि न्यूजीलैंड जब चली गई तो हमारा एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट आ गया। और आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट देख लें या हमारे जो PSL जिसके अंदर से प्लेयर डेवलपमेंट हमारी हो रही है, उसमें आपके लेट ऑर्डर में आसिफ अली से अच्छा कोई फिनिशर नज़र नहीं आता। नंबर 6 के अंदर खुशदिल शाह बहुत अच्छी एक प्रोस्पेक्ट है, बट कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल आसिफ अली ने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ठीक है, बीच में काफ़ी कोलैप्स रहे हैं उनके, बट क्लीन हिटिंग जो आसिफ अली की देखी है वो शायद बहुत कम ही देखने को मिलती है किसी भी टीम की तरफ से। जिस तरीके से अगर उन्होंने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शुएब मलिक के साथ खड़े होकर 3 छक्के मारे, फिर कल उन्होंने एक छोटा सा कैमियो करके, वो कहता ना वर्क हार्डर के साथ उन्होंने 7 बॉलों पे 27 रन किया और मैन ऑफ द मैच लेके चले गए। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल था जो पिछले मैच से उनको मिला और वो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है। और समझ साहब देखें ना, कोई
विकेट के चारों तरफ मतलब किसी खास एंगल या किसी खास जगह का वो तयन नहीं करते। आप अगर देखें तो ऑफ साइड भी खेल रहे हैं, ऑन साइड भी खेल रहे हैं, स्ट्रेट को भी इसी तरह से और पुल भी इसी तरीके से। तो आप समझते हैं कि ये कुछ एक बहुत ही स्पेशल किस्म के की बैटिंग का मुजाहरा। देखें इस वक्त तो इस तरीके से रेट करना आई डोंट थिंक सो क्या करेक्ट रहेगा। इस वक्त तो बस हमारी दुआ ये है कि इनका ये मोमेंटम वर्ल्ड कप फाइनल तक चलता रहे। समटाइम ऐसा होता है कि शुरू में जब मोमेंटम बनता है तो आखिरी में जाके थोड़ा सा बैट पैच आ जाता है। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छे क्लीन हिटर हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल जब इंसान का आता है आपका तो वो फिर इंसान जो है उस पर काम कर रहा होता है। और उनको कॉन्फिडेंट था कल जिस तरीके से उन्होंने चारों बॉलें स्ट्रेट खेली और अगर बॉल मिस भी कर रहे थे तो पैनिक नहीं हो रहे थे या पैनिक किया नहीं जा रहा था। उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं ही करके चला जाऊंगा। जिस तरह उन्होंने आपने देखा 17th ओवर के अंदर लास्ट बॉल पे बहुत इजी सिंगल था, वो उन्होंने नहीं लिया, जिस पे शादाब खान थोड़ा सा नाराज भी हुए क्योंकि हमारे वाइस कैप्टन है। बट जो द कॉन्फिडेंस दे शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आखिरी सवाल इस मैच के हवाले से कि ये बड़ी शायद मैं कहूँगा अफगानिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है या उसके लिए उनकी फेवर में जाती है कि जितने भी लोगों से मैच से पहले बात की गई तो सबों ने ये कहा था, एक जमाना था कमोबेश सारे ही जो है लोग ये कह रहे थे कि मुकाबला टफ होने की तवक्को है, यानी कि आसान मैच नहीं था ये। तो आपका भी यही ख्याल था? बिल्कुल बिल्कुल। देखें अल्ताफ भाई, सिलसिला ये था कि जो उनका जो एक गैदरिंग है, जो पहले मैच में आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और उसके अलावा जो इनके प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे हैं, फिर शारजा के विकेट उनके बॉलर्स के लिए बहुत सूटेबल है, फिर जो सपोर्ट उनके प्लेयर्स उनके साथ आ रहा है, शायद लोगों को ये नॉलेज में नहीं है कि मोहम्मद नबी और राशिद खान जो है पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो नो डाउट मुझे तो ये सेमीफाइनल्स टीम भी लग रही है इस ग्रुप के अंदर। अगर इसी तरीके से मोमेंटम रहे आगे, इनके इंडिया से भी मैच है, भारत से और न्यूजीलैंड से भी है। बट न्यूजीलैंड आपको पता है स्पिनर्स के अंदर जितनी भी वेस्टर्न टीमें होती हैं, जो बाहर की टीमें होती हैं, वो नहीं थोड़ा सा नहीं कर पाती। इनका बैटिंग का अगर सिलसिला चल पड़ा, जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं शुरू के अंदर, ज़ई है, राशिद खान है, अगर वो चल पड़े और उनकी थोड़ा सा मोमेंटम भी बन गया तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सेमीफाइनल्स की टीम समझ साहब, इससे पहले कि मैं दूसरे मैच की तरफ आऊँ, तीसरे मैच पे तो हमने बड़े तफसील से बात कर ली। इंडिया के मैं सिर्फ आईसीसी के हवाले से, जिसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है ये, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, कि 3-3 मैचेस कमोबेश काफी टीमों के हो चुके हैं। 3-3 मैचेस इंडिया ने अभी अपना दूसरा मैच भी नहीं खेला। जायजा लिया जा रहा है क्या पोजीशंस बन रही हैं, क्या पॉइंट टेबल्स बन रहे हैं, संडे के संडे, पिछला संडे, अब अगला संडे। तो मतलब क्या आईसीसी और इंडियन क्रिकेट क्या इतना प्रिविलेज किसी टीम के लिए वाज़ेह तौर पे, इंतहाई वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है? देखें हर चीज़ के अंदर मनी केम एवरीथिंग। आप किसी भी एंकर से पूछ लें या किसी भी मीडिया पर्सन से आप जाके पूछ लें तो वो तो यही कहते हैं कि शारजा को, दुबई को इंडिया ने कब्जा किया हुआ। आप उनकी एडवर्टाइजमेंट कंप्लेंट देख लें, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनका सोल्ड आउट हुआ एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद वो आईपीएल खेल के वहाँ आए थे, आईपीएल उनका वहीं था, वहीं से उन्होंने कंटिन्यू रिदम किया। एक पूरा एक प्री प्लान था और समटाइम ऐसे होते प्री प्लान चीज़ें भी जो है ना आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। तो जो पाकिस्तान इंडिया की हाइप देखी आप लोगों ने, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल देख के उस मैच में एक कहते हैं ना कि दिल से दुआ निकली कि यार मज़ा आ गया। बिल्कुल कि इंडिया जो अपने आप को इस वर्ल्ड दुनिया का हीरो समझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो उन्होंने ये देख लिया कि भाई क्रिकेट किसी का नहीं है। क्रिकेट इज़ अ फनी गेम जब भी कहा जाता है, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, और वो फन 10 विकेटों से उनको दिखा दिया गया कि क्या है। और उसके बाद आप मीम्स देख रहे हैं हमारे मीडियाज़ के साथ जो उनके साथ हो रहा है। अब मैं तो कहूँगा कि अगला मैच भी अफगानिस्तान के साथ ही है, तो मीम्स कंटिन्यू हो जाए तो क्या ही बात होगी। अच्छा खैर, वो मैं मौका और ठोकर पर तो अभी आने वाला हूँ, जब इनके मैच का मैं जिक्र करूंगा। मैं अभी फिर कंसिडर करूंगा, ये आखिरी सवाल है इस इवेंट से, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आईसीसी को ये ज़ेब देता है कि इस इतनी फेवर जो है वो किसी भी मुल्क को, मैं पाकिस्तान या इंडिया की बात ही नहीं करता, किसी मुल्क को इतनी फेवर के वो पूरे हालात का जायजा लेके फिर वो मैदान में उतर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उनका सिस्टम ऐसा बनाया हुआ हो या ड्रॉज के अंदर इस तरह सिलसिला हो। उनके मैचेस भी एक साथ आएंगे, 3 मैचेस कंटिन्यूएशन के उनके साथ खेलना। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली शायद, हमें तो नहीं पता कि बैक एंड से क्या चल रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद थोड़ी सी चांस दिया क्योंकि वो कंटिन्यूएशन के साथ वहाँ खेल रहे थे।
तो जो भी फेवर है वो तो मिल गई। अब देखें आगे जाके क्या होगा। ठीक है, जो फेवर मिलते हैं। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है पहले हिस्से में प्रोग्राम के, और अगले हिस्से में यकीन तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ मेहमानों को लाइन पर लेके उनसे भी तबादला ख्याल कर सकें। तो हमारे साथ रहिए। स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट पर टॉप स्टोरी का प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक नाजरीन, और टॉप स्टोरी के इस स्पेशल एडिशन प्रोग्राम में जो कि वर्ल्ड कप आईसीसी T20 के हवाले से तरतीब दिया गया, मेरे साथ इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्पोर्ट्स लवर, क्रिकेट लवर और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, यानी कि खेलों का शहर कराची में खुसूसन जहां भी जिक्र होता है वहां पे मेडिकम का जिक्र बड़े एहतराम से लिया जाता है। मोहतरम जुनैद खलील नैनीताल वाले मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई टाइम देने के लिए आज के इस प्रोग्राम के लिए। आईसीसी T20 पे बात हो रही है, और सबसे पहले तो मैं यकीनी तौर पर एज एन पाकिस्तानी हम सब और पूरी कौम जिस अंदाज से सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की पे दर पे फुतूहात पर, तो पहले तो आप अपने जज्बात का इजहार कीजिए कि कैसे देख रहे हैं इन फुतूहात को, और एज एन कीन क्रिकेट सपोर्टर और पाकिस्तान, और बड़ी गहरी नजर होती है कुछ बारीकियों पर, कुछ थोड़ा सा बताइए हमें आज इन फुतूहात पर और आगे इसको किस तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरीके से जो है ना वो इतना अच्छा कमबैक करेगा विद ऑल द क्रिटिसिज्म जो भी हुआ इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज का के बाद, जिस तरीके से इंडिया को इन्होंने जो है ना हराया। आई थिंक दे पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टोन ऑन द होल वर्ल्ड कि किस तरीके से हमारी जो है ना वो क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और दूसरी सबसे खुशाइन बात यह है कि जो परफॉर्मेंस है वो एज अ टीम है। अगर हम ये देखते हैं कहीं भी हमें ये नजर नहीं आ रहा कि पहले मैच में रिजवान और बाबर आजम ने डोमिनेट किया और शाहिद शाह अफरीदी की बॉलिंग, दूसरे मैच में हारिस रऊफ और फिर मोहम्मद आसिफ की जो ना वो फिनिशिंग इनिंग, तीसरे मैच में फिर बाबर आजम और आपके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है मोहम्मद आसिफ, उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। तो आई पर्सनली थिंक कि पूरी की पूरी जो विन है वो इस वक्त पूरी टीम की विन है, कोई एक इंडिविजुअल जो ना ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर रहा। जुनैद भाई एक सवाल यहाँ दरमियान में मैं ऐड करूं कि बाबर का जो एटीट्यूड है एज एन लीडरशिप, एज एन लीडर जो है वो बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड और बड़ा काम और एग्रेसिव इन द मोड में, यानी कि अपने आप को एक भरपूर लीडर के तौर पर खास तौर पर इस T20 टूर्नामेंट में तो कई लोगों की जबानें बंद करा दी बाबर आजम ने। क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? देखिए, सबसे पहले अगर कैप्टन खुद परफॉर्म कर रहा होता है तो ही बिकम एन एग्जांपल फॉर द होल टीम। बिल्कुल सही। कैप्टन की एक्चुअली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक तो सबसे पहले कि वो टीम को प्रॉपर तरीके से रन करे, जेल करे, एक टीम बनाए, और फिर दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आइदर इफ ही इज अ बॉलर और ही इज अ बैट्समैन, वो खुद जो है ना वो एक ऐसा पार्ट प्ले करे जिसके अंदर वो टीम के ऊपर लाइबिलिटी नजर ना आए। तो आई थिंक इस वक्त दोनों रोल में बाबर आजम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ बैट्समैन भी और एज अ टीम मेंटोर भी, और टीम को जेल करने में भी। और पाकिस्तान टीम के अंदर जब खासतौर पे इतने सीनियर प्लेयर्स आपके साथ मौजूद हो, हफीज और शोएब मलिक जैसे, वहां पर बाबर आजम की जो एक कैरेक्टर है वो और ज्यादा जो है ना इनाम। मेरा अगला सवाल भी यही था कि टीम कॉम्बिनेशन बनाना उमूमन बदकिस्मती है पाकिस्तान के साथ, कि इस किस्म के एलिगेशंस हम पे लगते रहते हैं कि एज एन होल या एज एन टीम हमारे सबके लिए एक दूसरे का अदम बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है जब इतने सीनियर लेजेंडरी खिलाड़ी हों और एक उनसे थोड़ा सा जूनियर खिलाड़ी जो है उन सबको लीड कर रहा हो। तो क्या अब बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों ने इन तमाम लोगों को एक्सेप्ट करके, इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करके ग्राउंड में उतरने का फैसला कर लिया है? देखिए, अच्छी चीज ये है कि ये शोएब मलिक का और हफीज का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो दे वांटेड टू लीव द क्रिकेट ऑन अ गुड नोट।
इसलिए जो ना आगे हमको ये नजर नहीं आ रहा कि वो किसी भी तरीके से टीम में सर्वाइव कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वो जो एक कैप्टन पॉलिटिक्स होती है, वो कैप्टन पॉलिटिक्स को यहाँ पर जो ना वैसी जो ना वो ऑफ होती है। ठीक है। दूसरा जो पूरी टीम है वो बेसिकली बाबर आजम को जो पीसीबी ने जो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना के और बैकिंग करके, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी होती है कि जी हर एक लड़के को ये पता हो कि जो कैप्टन की अपनी जगह है वो बहुत मजबूत है। और तीसरा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया कि खुद अगर कैप्टन परफॉर्म कर रहा हो, जिस तरीके से बाबर आजम खुद परफॉर्म कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर जो है ना वो किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का कोई भी क्रिटिसिज्म जो है ना वो सामने नहीं आता। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में और भी आ रहा है कि जब इतने सारे सीनियर खिलाड़ी एक साथ एक जगह पर मौजूद हों और बाबर आजम इनको जब लीड कर रहे हों और अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर परफॉर्मेंस इनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ पूरी टीम की परफॉर्मेंस आ रही हो, यहां मैं आसिफ अली का जिक्र जरूर करना चाहूंगा या पूछूंगा आपसे कि इस बंदे को टीम में एंटर, जब मेरा ख्याल है कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था आसिफ अली का, तो कई तरफ से आवाजें उठी थी, लेकिन इस आसिफ अली की इस गेम ने शायद मैं समझता हूं 2 मरतबा इनकी फिनिशिंग ने हमें मैच में कामयाबी दिलाई और हमें इस स्टैंड पे जहां बड़े बेखतर होके सेमीफाइनल की तरफ निगाहें जमाए हुए हैं, कहां देखते हैं आसिफ अली के इनिंग को? देखिए, अगेन इसमें सबसे पहले जो ना क्रेडिट जाता है कैप्टन को जी, कि कैप्टन ने आपका अपनी सिलेक्शन के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद उसको प्लेइंग 11 में जगह भी दी। अगर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी तो वहां पर कैप्टन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको प्लेइंग 11 के अंदर जो ना वो जगह देना। बट आई थिंक बाबर आजम ने उसको जगह दी, उसको कॉन्फिडेंस दिया आसिफ को, और फिर पहले ही मैच में यानी जो उसको पहला मौका मिला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसने ये दिखाया कि उसको किस वजह से सेलेक्ट किया गया था। एक्चुअली हर एक प्लेयर का एक रोल होता है। अब बाबर आजम का एक रोल है, रिजवान का एक रोल है, आपका मोहम्मद हफीज का एक रोल है, इसी तरीके से आसिफ का भी जो ना एक रोल है। आसिफ का रोल जो ना वो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट है, यानी मीन 10 बॉलों पे आपने 30 रन बनाने, उसका रोल लंबी क्रिकेट खेलने का नहीं है। उसकी टेस्टिंग जो है ना वो उस वक्त होगी जिसका खुदा ना खाता आपके ऊपर की विकेट जो ना वो जल्दी गिर जाए। बिल्कुल। तो आई थिंक ऑन हिज रोल ही इज प्लेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस तरीके से कल कमेंटेटर यही कह रहे थे कि आसिफ जैसे प्लेयर को हर टीम ख्वाहिश करती है कि वो उनके पास मौजूद हो। क्या बात है। पाकिस्तान कमोबेश सेमीफाइनल की दहलीज पर कदम रख चुका है। क्या कहेंगे जुनैद भाई, आपकी नजर में दूसरी टीम इस सेमीफाइनल के लिए कौन सी हो सकती है इस पूल से? लेकिन जिस तरीके से कल अफगानिस्तान ने खेला ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के बाद अगर कोई सेकंड टीम जो है ना वो हमारे ग्रुप से क्वालिफाई करने के लिए जो एक्चुअली स्ट्रेंथ रखती है वो अफगानिस्तान रखती है। कि जब 6 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से मोहम्मद नबी ने बैटिंग की, उसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया जो T20 के अंदर वो इतने सालों से जो है ना वो तमाम लीग खेल रहा है और इंटरनेशनल खेल रहा है। तो आई थिंक कि अगर इंडिया को अपसेट हुआ तो उसके बाद अफगानिस्तान जो ना वो दूसरी टीम होगी जो हमारे ग्रुप से जो ना पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह सेमीफाइनल करेगी। कल न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होने जा रहा है और इंडिया को तो प्रिविलेज ये है कि वो संडे के संडे खेलते हैं, क्योंकि वो आईसीसी को मैं हमेशा और भी बहुत सारे लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। बहरहाल ये एक अलग सियासी गुफ्तगू है। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया भी एक मैच हार चुके हैं और यकीन तौर पर न्यूजीलैंड भी, तो क्या समझते हैं कि दोनों में से किसको अपर एज हासिल होगा या प्रेशर किस पर ज्यादा होगा? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया के पास जो ना कंप्लीट जो ना वो पैकेज मौजूद है। दे हैव अ गुड बैटिंग लाइनअप जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जो ना जाराना तौर के ऊपर खेल सकती है, और साथ साथ उनके पास अच्छे जो है ना वो स्पिन बॉलिंग वगैरह भी मौजूद है। The only place where actually India lacks is basically their captain. I think Kohli is an extraordinary player, but he is the worst captain India ever had. वहां वो जो इकलौता एज है ना वो न्यूजीलैंड के पास मौजूद है कि विलिंगटन जैसा कैप्टन जो है ना वो शायद इस वक्त किसी वर्ल्ड कप में किसी टीम के पास मौजूद हो। इसमें कोई शक नहीं है। I personally think it will be captain versus captain only. जो उस टाइम के ऊपर अपना दिमाग कूल रखेगा, he will win.
बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त 60-40 के 60% इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और न्यूजीलैंड के 40% चांसेस हैं। जुनैद भाई, आखिरी सवाल आपसे आज की इस नशिश का कि क्या पाकिस्तान और इंडिया को आप फाइनल में दोबारा देख रहे हैं? यार आप फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे पूछें तो मैं तो नहीं देखना क्योंकि उसकी वजह यह है कि भाई इट्स अ वेरी 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 टेंस गेम और अनफॉर्चुनेटली ये वो मैच होता है जिसके अंदर क्रिकेट नहीं होती और बहुत सारी इंटरनेशनल जो है ना वो पॉलिटिक्स होती है। तो जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने रिस्पेक्ट हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना दिला दी है, विल कीप दैट रिस्पेक्ट ओनली एंड आई होप कि कल इंडिया जो है ना न्यूजीलैंड से हार जाए ताकि ये वाला चैप्टर जो है ना ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए एंड वी वांट टू सी एनी अदर टीम इन द फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉन इंडिया। आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी ये चाह रहा हूं कि अब जो एक टाकरा हो गया सो आ गया, उसमें अपने आप को हमने प्रूव कर दिया है, तो अभी दूसरी जंग जो है वो किसी और टूर्नामेंट में देखेंगे। बहुत शुक्रिया, जुनैद खलील नैनीताल वाला थे हमारे साथ और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। खास तौर पे आखिरी जो उनसे मैंने सवाल किया, समझ साहब क्या कहेंगे कि आखिरी सवाल में मोस्ट ऑफ देम, यानी कि मैंने भी आपसे ऑफ कैमरा यही बात की थी और जुनैद भाई ने भी इन कैमरा ये बात की है कि हो गया एक, हमने जीत लिया 10 विकेटों से शिकस्त। इसी मैच पे आ जाते हैं आप, चलिए कि 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त देना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा था जिसे समटाइम कह रहे हैं कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, और खुद इंडिया में जो सफे मातम बिछी है, क्या समझते हैं क्या पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था इंडिया ने या इंडिया के मीडिया ने या इंडियन टीम ने? एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट जिस तरह अभी जुनैद भाई ने भी जिक्र किया कि कैप्टनसी का, वहाँ पर वर्ल्ड कप से पहले भी यही डिस्कशन चलती थी कि क्या विराट कोहली एज अ कैप्टन एज गुड एज रोहित शर्मा। फिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी और विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर बहुत डिबेट थी और क्रिटिसिज्म भी चल रहा था, बट इन द एंड डिसीजन मैनेजमेंट ने लेना था, उन्होंने विराट कोहली को लिया। विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बट अगेन वही बात कि वो अच्छा कैप्टन नहीं है। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक अच्छा प्लेयर अच्छा कैप्टन भी बन जाए। बिल्कुल सही। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस था वहाँ पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के कैप्टन ने, हमारे रिजवान ने जिस मैच्योरिटी के साथ इनिंग खेली, जिस मैच्योरिटी के साथ इनिंग को बिल्ड किया, जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे थे, आप बॉडी लैंग्वेज इंडिया की देखें, वो एक तो शाहिन शाह अफरीदी के पहले स्पेल के बाद, मेरा सवाल भी था कि ये शाहिन शाह अफरीदी, बहुत सारी बातें होंगी लेकिन शाहिन शाह अफरीदी के उस पहले स्पेल पे बहुत कम बात हुई है कि उसने 2 बड़े अहम सुतून जो है वो गिराए हैं आगाज ही में, जिसके बाद से इंडियन मोमेंटम बन ही नहीं पाया और इतना प्रेशर नजर आया। खुद विराट कोहली को भी देखें तो इसने भी शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आप उस स्पेल को कैसे देखते हैं शाहिन अफरीदी? एक्चुअली बात वही है कि वो वैसे ही अपने मीडिया की वजह से और फिर वो शारजा की वजह से प्रेशर में थे। शाहिन शाह अफरीदी बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर लगता है, जो प्रूव कर रहा है मुसलसल, और जो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया, वेरी फर्स्ट बॉल जो उन्होंने किया था अपने वर्ल्ड कप का, दिस शोज द कैरेक्टर ऑफ प्लेयर कि वो क्या सोच के आया है, क्या करने आया और क्या करने वाला है। इन्होंने वर्क किया, गुड होमवर्क। सकलैन मुश्ताक इंटरनेशनल कोच भी रहे हैं, उसके साथ मैथ्यू हेडन। बेसिकली जो पीसीबी चेयरमैन की जो डिसीजन मेकिंग थी इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो उससे पहले ही ज्वाइन किया था, सकलैन मुश्ताक को इन करना, फिर मैथ्यू हेडन को, दे वर्क। आप समझते हैं कि ये नजर भी आ रहा था कि ये हिदायत दी गई है, बल्कि इन्हें ये मोटिवेट किया गया है कि खुद वजीर आजम के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको उस मीटिंग में ये कहा गया कि आप विकेट टेकर हैं, आप चौके छक्कों से ना घबराएं, आप विकेट लेने की तरफ जाएं बजाय कि आप रन्स को रोकने की कोशिश करें। देखिए, इमरान खान का तो आपको पता है वो हमेशा से एग्रेसिव रहे। 92 वर्ल्ड कप में भी उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि जब वो 2 लेग स्पिनर्स लेकर गए थे, इकबाल सिकंदर और मुश्ताक अहमद, तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि हमेशा जाओ, एग्रेसिव जाओ। बिल्कुल। तो इमरान खान के साथ जो एक मीटअप रहा, फिर पीसीबी की तरफ से सपोर्ट रही, वो एक शो करता है कि हाउ गवर्नमेंट इन्वॉल्व, हाउ पीसीबी इन्वॉल्व। ये समझ लें कि पूरा एक टीम गेम, जब एक मैनेजमेंट अच्छी हो जाए ना तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। शाहिन शाह अफरीदी ने जो पहला ओवर किया, वो एक शो कर रहा था कि पाकिस्तान किस मूड से आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उसके बाद बैटिंग की और जिस कैरेक्टर्स के साथ बैटिंग की, बस वो खेलते ही चले गए और
अल्हम्दुलिल्लाह जो विन मिला वो इंडियन मीडिया, इंडियन साबिक बड़े बड़े खिलाड़ी मैच से पहले इनका इस किस्म, इस लेवल्स के बयानात, आप समझते हैं कि ये एक बाकायदा मीडिया वॉर होती है कि अंडर प्रेशर लेना सामने की टीम को, या ये इनकी अपनी खाम ख्याली होती है, या वो जज्बात में ये सारी बातें कर रहे होते हैं? क्या ये सही है किसी मैच से पहले ही इतनी सारी बातें कर लेना? सर जज्बात का अंदाज़ा आप उससे लगा लें कि वो बुमराह को वकार यूनिस से कंपेयर कर रहे हैं। वकार यूनिस टो ब्रेकर और बुमराह कल का आया हुआ प्लेयर, वो आईपीएल में परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि वहाँ पर बॉलर्स नहीं है। हमारे पास जो छोटे से अब आप देख लें हारिस रऊफ कितना अर्सा हुआ, वो आईपीएल के बॉलर 120 125 को खेल के जब 150 तक पहुंचेंगे, शाहिन शाह अफरीदी उस तक, तो उन तक तो बॉल वैसे ही नजर नहीं आनी। सही बात। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव होता है। और उसके अलावा जो ओवर कॉन्फिडेंट इनका मीडिया है वो तो हमेशा सही है और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा से हमें हराया है। बट वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, वो हमने करके 100 सुनार की और एक लोहार की, बिल्कुल बरमहल मिसाल है ये कि 100 सुनार की एक लोहार की, क्योंकि अब तक हम वर्ल्ड कप T20 में इंडिया से जीत नहीं पाए थे, 5 मरतबा हम हार चुके थे, और अब की दफ़ा जो है पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दे के नाती है कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि पिछले सारे हिसाब किताब एक ही बार बराबर कर दिए। तो 100 सुनार की एक लोहार की। वक्फे का वक्त हो गया है और वक्फे के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं आखिरी चंद लम्हात के लिए और आखिरी चंद सवालात के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद हैं प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में, और यहाँ पर इससे पहले कि मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं, मैं आखिरी मरतबा एक तशनीगी सी रह गई, सिक्योरिटी। सर जो टीम सिक्योरिटी की वजह से टॉस से चंद मिनट या चंद घंटे पहले मुल्क छोड़ के चली जाए, दुनिया का ये पहला वाकया हुआ होगा, कोई ऐसा हमारे यहाँ जंगो जदल का सामान नहीं हो रहा। उस टीम के साथ यकीनी तौर पे वैसे ही जब एक कहते हैं ना कि एक तो पॉलिटिकल राइवल था, हमारे मिनिस्टर ने भी बयान दिया, तो इंडिया तो वैसे ही बीच में आ गया। असल गुस्सा तो हमें जो है न्यूजीलैंड पे था। न्यूजीलैंड की टीम को आप इस टूर्नामेंट में कहाँ इवेल्यूएट करते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए न्यूजीलैंड के साथ हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रही है कि दे आर वेरी गुड बैटिंग ऑलराउंडर्स एंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बट वो जितने भी बड़े इवेंट्स के अंदर आके थोड़ा सा चौक हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की आखिरी जो फतवाहत रही हैं उसमें सबसे अहम किरदार थे उनके किरदार हैं इवन उनके जो कैप्टन है विलियमसन नो डाउट इस वक्त दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे बेस्ट कैप्टन है। अब वही बात है कि उनके जो इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस नहीं रहे काफ़ी अरसे से, और उस दिन भी आप देखें कि जब विलियमसन को हसन अली ने बहुत ज़बरदस्त रन आउट करने के बाद उनका मोराल वैसे ही डाउन हो गया। जी जी। बट उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया उस मैच के अंदर, और इन द एंड वही बात है कि एक्सपीरियंस कॉल एवरीथिंग। शुएब मलिक का एक्सपीरियंस, उसके बाद आसिफ अली की हिटिंग, और वो हमें मैच जितवा गया। बट न्यूजीलैंड फॉट वेरी वेल, और वही बात है कि मुझे इंडिया, मैं बार बार इंडिया का नाम इसलिए लेता हूँ कि वो हमारा एक अगेंस्ट हेड टीम है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। मुझे इसीलिए इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कमबैक करेगा जो आने वाला मैच है इंशाल्लाह, और उसके बाद अफगानिस्तान, तो दे आर ऑन डीप ट्रबल राइट नाउ। दूसरा ग्रुप, आप समझते हैं कि ग्रुप बंदी में या जो भी ग्रुप की सेटिंग है इसमें पाकिस्तान को निस्बतन एक ऐसे ग्रुप में, यानी कि जहां पे फैसिलिटीज भी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया। 2 बड़ी टीमें तो खैर बहरहाल हर ग्रुप में होती हैं, 6 बड़ी टीमें हैं, इसमें से 3 एक तरफ हो गई हैं, 3 एक तरफ हो गई। दूसरा ग्रुप की सूरत हाल बड़ी अजीब सी होती चली जा रही है। देखिए जब ये ग्रुप्स अनाउंस होते हैं उस वक्त ही जो दूसरा ग्रुप था वो ग्रुप ऑफ डेथ का अनाउंस हो चुका था, और फिर इसके बाद
जो आईसीसी जो हमारा क्वालिफाइंग थी उसके अंदर 2 टेस्ट नेशन कंट्रीज भी इसी ग्रुप के अंदर आ गई, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जी। बट द वेस्ट इंडीज़ प्लेड, जो वेस्ट इंडीज़ ने परफॉर्मेंस दी है वो उस कैलेपर के नहीं है जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप के अंदर वो चैंपियन बन के आए थे। बट कल का मैच जो है वो या तो उनकी गुड लक थी जो कल एकदम से श्रीलंका से जीत गए, बट वही बात है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दे आर द वेरी गुड टीम, बहुत अच्छे बैट्समैन, बॉलर्स, सब उनके पास कंप्लीट कैप है। तो लेट्स सी, देखिए अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है, हर टीम के 2-2 मैचेस हुए हैं, आगे क्या देख रहे हैं उस ग्रुप में? आपकी नज़र में वो कौन सी 2 टीमें हैं जो आगे नजर आ रही हैं, ऑन पेपर भी और ऑन ग्राउंड भी? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, आप समझते हैं कि ये देखिए जो आउट परफॉर्म वेस्ट इंडीज ने करना था वो कर नहीं पाई, ठीक है। श्रीलंका बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, श्रीलंका स्टिल वेरी गुड क्योंकि उनके पास स्पिनर्स मौजूद है। बांग्लादेश 3 मैच हार चुका है, वेस्ट इंडीज़ ने कल कम बैक किया, बट बॉडी लैंग्वेज इनकी वो शो नहीं कर रही जो होनी चाहिए थी या होती थी वेस्ट इंडीज़ डैरेन सेमी के ज़माने के अंदर। उनके अब मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया कि क्रिस गेल को क्या समझ के वो प्लेयर्स को खिला रहे हैं, हालांकि जो पूरे आउट परफॉर्म जो लीग्स के अंदर करते रहे, फ्लेचर वो बाहर बैठे हुए हैं, डैरेन ब्रावो बाहर बैठे हुए हैं, आप क्रिस गेल से कंटिन्यू करा रहे हैं, ना उनसे मूवमेंट होती है, ना बॉडी लैंग्वेज है उनकी। अब देखें, लेट्स सिर्फ नाम के लिए या प्रेशर के लिए किसी को टीम के अंदर इतनी अहम तरीन जगह पर कायम रखना आप समझते हैं कि क्या ये मुनासिब है? प्रेशर तो अब वो उनका क्रिस गेल का नहीं रहा, वो एक नाम था, दबदबा था, नो डाउट दबदबा था कि वो किसी सीधी भी बॉल को भी बाहर फेंक देते थे। वो तो काफी अरसे से आउट ऑफ परफॉर्म है, तो नाम से प्रोफेशनल, दे ऑल टीम्स आर प्रोफेशनल। अब वो नाम पे जो विराट कोहली को अगर आप नाम से कह रहे हैं तो ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट क्रिस गेल का तो कोई अब वो रहा भी नहीं। अब वो उनकी बोर्ड की कुछ ऐसी चीजें हैं, या दोस्ती का माहौल देख लें, दोस्ती समझ लें, जो भी कह लें, बट अगर वो अगले मैचेस के अंदर ड्रॉप होते हैं या 1-2 चेंजिंग जो उनको करनी चाहिए अगर वो हो जाती है, तो वेस्ट इंडीज तो आपको पता है हमेशा से खतरनाक। आते हैं दोबारा से हमारे पुल पे, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है। 2 टीमों से अभी भी हमारे मैच बाकी है, नमीबिया और स्कॉटलैंड। निस्बतन ये बड़े आसान मैचेस समझे जा सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब इतनी बड़ी टीमों को शिकस्त दे दी है, आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें हमारे रिजर्व खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा या उनको चेक करना चाहिए? बिल्कुल, देखें हमें 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी जगह इस टीम में बनती है। जिस तरह हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे तो वाई कांट रेस्ट, एक मैच में रेस्ट दें, आप उसको दोबारा कम बैक लें, दे आर द वेरी गुड बॉलर, बट वसीम को आप चांस दें इस मैच के अंदर, या नवाज के साथ आप ग्राउंड में उतरें, तो कम से कम ये होगा कि अगर खुदा ना खासा कोई एंड टाइम पे कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास इतना स्पेस रहे कि आपके पास जगह होनी चाहिए। तो मेरी नज़र में 2 चेंजिंग तो होनी चाहिए, मोहम्मद नवाज और वसीम को इन करना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। जो नज़र भी आती है, क्योंकि मोहम्मद नवाज ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है इस वक्त, जो डोमेस्टिक सीजन चला है उसमें कम से कम 2 से 3 50s की है उन्होंने, जो आपको बैट्समैन ऑलराउंडर चाहिए और वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। और उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम को, हसन अली को रेस्ट देना चाहिए एक आध मैच के अंदर, तो इसमें कोई नहीं। इन्हें क्या इससे ये तासुर नहीं जा सकेगा, या हम इसमें इन दोनों ही मैचों को इसी टीम से या किसी भी अच्छी टीम से जीतते हुए निकलें ताकि एक मोमेंटम हमारा जीत का वो कायम रहे और ये सेमीफाइनल तक भी रहे? देखें अल्ताफ भाई, ये हमारी राय है, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजिंग होगी, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन हो, चाहे एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा ना हो, वो कल तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, नो डाउट अगले मैच में आके हसन अली नामीबिया के खिलाफ 5 आउट कर दे, फिर आपके पास क्या सवाल रहेगा? एग्जैक्टली। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब करे, और जब आपके 3 अहम मैचेस निकल गए और 2 क्वालिफाइंग इस वक्त, क्योंकि अब 6 की 6 टीमें क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप खेल रही है, तो हमें किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, ना कि नामीबिया में बीट करके चले जाए जो हमारे साथ बांग्लादेश ने किया था वर्ल्ड कप में। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट मेरी नज़र में बाबर आजम कभी भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे और नहीं लेंगे। आप एक तो तरीका आपने बताया, ये एक हर आपने ये बताया कि पुराने जो रिजर्व खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलना चाहिए किसी छोटे मैचेस में जब आप अच्छी पोजीशन पे होते हैं। क्या ये भी एक मौका होता है कि उसमें आप जो कंटिन्यू टीम खिला रहे हैं और जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनका जिक्र आपने किया हसन अली का, कि शायद इन 2 मैचेस में वो क्लिक कर जाएं और फिर अगले के लिए उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही होता भाई, कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज किया, अनटिल एंड अनलेस किसी की खुदा ना खासा कोई फिटनेस ना हो।
क्योंकि सब प्रोफेशनल क्रिकेटर है और 4-5-7 मैचेस से इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वो नहीं चाहेंगे कि वो कम। हफीज की फॉर्म में वापस आना कितना जरूरी है? देखिए हफीज इनफॉर्म है, बहुत मेडल हो रहा है। लास्ट मैच में आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखें, वन ऑफ द टॉप कैच ले गया कॉनवाय की तरफ से और कल वो मिस हो गया। बट हफीज देखिए वही बात है कि सीनियर्स से बहुत फर्क पड़ता है। शुएब मलिक और हफीज ऐसे लोग हैं जो किसी भी वक्त किसी भी टीम को अपने माइंड गेम से ही हरा सकते हैं। तो हफीज इंशाल्लाह बड़े प्लेयर है, प्रोफेसर साहब है हमारे, इंशाल्लाह वो अपना। आखिरी सवाल आपसे जो कि जुनैद खलील ने तालवाला से भी किया था, क्या आप पाकिस्तान के साथ भारत को या कौन सी टीम को देखेंगे? आपकी और हमारी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन एज एन क्रिकेट एनालिस्ट किस टीम को आप पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को तो देखना ही चाहेंगे, इनके साथ किस टीम को देखना चाहेंगे या कौन सी टीम नजर आ रही है आपको? देखिए इस वक्त जो ऑन पेपर जो परफॉर्मेंसेस है उस हिसाब से तो इंग्लैंड ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हम अगर नंबर 1 पे इंशाल्लाह होते हैं तो हम वहाँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंग्लैंड जो जीतता है वो सेकंड पे आ जाएगा। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे आएगा, तो हमारी अगर फर्स्ट पोजीशन होती है इंशाल्लाह तो हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेंगे। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल इंशाल्लाह। पाकिस्तान और इंग्लैंड को फाइनल में देख रहे हैं अब मोहतरम अब्दुल सबद गाबा साहब, और यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा हो जो पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा से किसी मैच में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी इसमें उनमें से एक हूँ। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आज की, और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं पूरे पाकिस्तान की, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ भी क्रिकेट लवर्स बसते हैं, कि शायद कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा वर्ल्ड कप की जरूरत अगर किसी मुल्क को है तो वो पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान है, कि इन दो मुल्कों को वर्ल्ड कप की जरूरत है उनके क्रिकेट के रिवाइवल के लिए, इनके तशख़्ख़ुस के बहाली के लिए। जिस अंदाज से जिन माहौल से ये गुजर कर अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं और दोनों की परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं, तो खुदा करे कि इस मरतबा T20 का वर्ल्ड कप 2009 के बाद दोबारा से हमारी तरफ आ जाए और हम फिर दुनिया को ये बता सकें कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि एक क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट की सलाहियतों से मालामाल मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक अहम तरीन मुल्क है। इजाज़त दीजिए इन अल्फाज के साथ, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।